दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर है कि दिल्ली आ रही 11 उड़ानों को भारी बारिश की वजह से जयपुर लखनऊ की तरफ मोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को भारी बारिश के कारण दिल्ली आने वाली 11 उड़ानों को जयपुर और लखनऊ हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया। यहां हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा, खराब मौसम के कारण कुल 11 उड़ानों का रास्ता मोड़ दिया गया। खराब मौसम के चलते आज शाम दिल्ली हवाई अड्डे पर व्यस्तता बढ़ गई। अधिकारी ने बताया कि 9 उड़ानों को जयपुर हवाई अड्डे और 2 को लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभी और विमानों का मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। शाह फैजल ने कहा, कुछ महीने पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया था। अपनी नई पार्टी को लेकर शाह फैजल ने बताया कि उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग में अर्जी दे दी है, ताकि जल्द ही उनकी राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए। शाह फैजल ने इस्तीफे देने के बाद कहा था कि वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से प्रेरित हैं, लेकिन एक संघर्ष क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे लिए उस जगह पर काम करना बहुत आसान नहीं है। पिछले कुछ सालों से उस जगह ने अपनी वैधता खो दी है। शाह ने इस्तीफे देने के पीछे की वजह कश्मीर में नागरिकों की कथित सिलसिलेवार हत्याओं को बताया था। इसके साथ ही कहा था कि कश्मीरी लोगों तक पहुंचने के केंद्र सरकार के प्रयासों में ईमानदारी की कमी है। आईएएस टॉपर के इस्तीफे के बाद कश्मीर में राजनीति में गर्मागर्मी आ गई है। पी चिदंबरम, उमर अब्दुल्ला के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का इस मसले पर बयान सामने आया था। उन्होंने कहा, अगर आपके अंदर भरोसा है तो आपको आतंकी गतिविधियों की निंदा के लिए तैयार रहना चाहिए। यह अपने आप में दृढ़ विश्वास की कमी का संकेत है। यदि आपके पास दृढ़ विश्वास है तो आपको आतंकवाद के कृत्य की निंदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शाह के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आईएएस अधिकारी शाह फैजल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने इसके साथ ही कहा था कि इस कदम से दुनिया उनकी पीड़ा और आक्रोश पर ध्यान देगी। अपने सिलसिलेवार ट्वीट में पूर्व गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि पहले कश्मीरी आईएएस टॉपर रहे फैजल ने जो कुछ भी कहा वो मैं नरेंद्र मोदी सरकार को दोषी ठहराता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि हरियाणा में जमानत पर आए बदमाश ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में जमानत पर आए एक बदमाश ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिले के गांव लोहरवाड़ा निवासी बदमाश संदीप उर्फ खड्डू ने रविवार देर रात अपने घर पर ही पिस्टल से सिर में गोली मार ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बदमाश संदीप पिछले दिनों हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था। मृतक संदीप के खिलाफ सदर थाना दादरी में 5 आपराधिक मामले दर्ज थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक संदीप का शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदीप ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मार्च के पहले सप्ताह में 70वीं लोकसभा के चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की संभावना। देश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग 70वीं लोकसभा के चुनाव की तिथियों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा पूरी हो जाने के बाद चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर सकता है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद वहां के राजनीतिक हालात को देखते हुए लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उपचुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल 4 मार्च को 2 दिन के दौरे पर राज्य के दौरे पर जाएगा। यह दल वहां राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रादेशिक दलों के पुलिस प्रशासन आदि से भी मुलाकात करेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 21 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लागू है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग चुनावी तैयारियां पूरी किए जाने की प्रक्रिया में है और प्रदेश के चुनाव अधिकारियों
मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 18 जून, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का 1 जून, ओडिशा विधानसभा का 11 जून और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को समाप्त होगा। तो दोस्तों, आपको हम फिर से याद दिला दें कि आपको अपने राज्य का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की जो भी न्यूज़ है हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज़ मिस ना हो। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के हरिद्वार समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना जताई। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी मौसम में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटों में प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दून सहित 8 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि राज्य में मौसम के इस बदलाव का कारण पश्चिमी क्षेत्र में विक्षोभ की सक्रियता है। उनका कहना है कि आने वाले 24 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत व पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मीडिया पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौथे स्तंभ मीडिया पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने पुलवामा हमला, असम में जहरीली शराब से मौत और अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा हालात जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धुलने पर तंज कसा है। साथ ही ज्वलंत मुद्दों को न उठाने और पीएम मोदी के कुंभ दौरे को तवज्जो देने पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि कश्मीर का जलना, असम में शराब से लोगों का मरना और अरुणाचल का सुलगना खबरों को भी इसकी खबर नहीं, क्योंकि वो किसी के पद प्रक्षालन में चारण बनकर स्तुति गान में व्यस्त हैं। अब लगता है चौथा स्तंभ हो गया है, ध्वस्त है। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान के बाद पूजा अर्चना की थी। इसके बाद उन्होंने कुंभ को स्वच्छ रखने में सहयोग देने वाले 5 सफाई कर्मियों का पैर धोकर सम्मान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 करोड़ लोगों के बीच सफाई वाली जिम्मेदारी थी। सभी सफाई कर्मी बिना किसी प्रशंसा के काम कर रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत का पता मुझे दिल्ली में मिल रहा था। लोग कुंभ की प्रशंसा कर रहे हैं। इस तारीफ के हकदार आप हैं। ये पल जीवन भर मेरे साथ रहेगा। पीएम द्वारा सफाई कर्मियों को सम्मान देने की खबर रविवार को मीडिया में सुर्खियां बनी रही। इसी बात पर अखिलेश ने तंज कसते हुए मीडिया को भी कोसा। उनका आरोप है कि देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों को मीडिया तवज्जो देने की बजाय स्तुति गान में व्यस्त है। अभी कुछ दिनों पहले ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया को धन्यवाद कहा था। साथ ही कहा था कि मीडिया की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया है। अगर मीडिया की उपेक्षा की जाएगी तो जो हम बोलेंगे उसे छापेगा कौन। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश व उत्तराखंड के लिए भी हुआ सपा बसपा का गठबंधन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सीटें तय करने के बाद सपा बसपा ने मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में भी गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। दोनों पार्टियों ने राज्यों की सीटों की भी घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में सपा 3 सीटों पर, बालाघाट, टीकमगढ़ और खजुराहो पर, जबकि बसपा बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उत्तराखंड में सपा गढ़वाल पौड़ी सीट पर तो बाकी की सीट पर बसपा चुनाव लड़ेगी। यहाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि महबूबा ने दी मोदी सरकार को धमकी। आर्टिकल 35A को छेड़ा तो जो 1947 में नहीं देखा वो अब देखेंगे। जम्मू कश्मीर के पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने खुलेआम केंद्र सरकार को धमकी दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आर्टिकल 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़कर कोई दूसरा झंडा उठा लेंगे। महबूबा से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी आर्टिकल 35
35A को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। मीडिया को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि आग के साथ मत खेलिए, आर्टिकल 35A के साथ छेड़खानी मत कीजिए, वरना जो आपने 1947 में नहीं देखा वो आप अब देखेंगे। अगर आर्टिकल 35A पर हमला होता है तो मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़कर और कौन सा झंडा उठा लेंगे। उन्होंने कहा कि पुलवामा में हमले के बाद देश भर में कई लोग हैं जो हमारे प्रति घृणा करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों में बहुत तनाव और अनिश्चितता है। मुझे हमेशा से ही नरम अलगाववादी के रूप में देखा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो युद्ध के लिए रो रहे हैं। यदि दोनों देशों में युद्ध होता है तो हमें बहुत ही बुरे दिन देखने होंगे। सोमवार को ही आर्टिकल 35A पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसा फैसला करती है तो घाटी में अरुणाचल प्रदेश से भी खराब हालात हो जाएंगे। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या है आर्टिकल 35A? अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। राज्य में 14 मई 1954 को इसे लागू किया गया था। यह अनुच्छेद संविधान में मूल रूप से नहीं था। प्रदेश के स्थायी नागरिक को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। गौरतलब है कि धारा 35A के तहत जम्मू कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इससे वो वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि ईवीएम में वीवीपैट मशीनों की पर्ची के मिलान की प्रक्रिया पर पूर्व नौकरशाहों ने उठाए ये सवाल। ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पैदा हुए संदेह के बाद अब वीवीपैट मशीनों पर भी सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। ईवीएम मशीन में पड़े वोटों का वीवीपैट मशीनों से निकली पर्चियों के मिलान प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कई पूर्व नौकरशाहों ने सवाल उठाए हैं। भारतीय प्रशासनिक एवं अन्य केंद्रीय सेवा के अधिकारियों द्वारा लिखे गए एक खुले पत्र में वीवीपैट ऑडिट प्रक्रिया की विसंगतियों की ओर चुनाव आयोग का ध्यान खींचते हुए सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। उनकी इस पहल का मकसद चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करना और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर उठ रही आशंकाओं को खत्म करना है। पत्र लिखने वाले पूर्व नौकरशाहों को स्थानीय से लेकर संसदीय चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने का अनुभव रहा है। पत्र में कहा गया है कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसमें वोट दर्ज होने के बाद उसकी सही तरीके से गिनती हुई या नहीं इसका पता लगाना मुश्किल है। इस कारण से वीवीपैट ऑडिट की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसके इस्तेमाल को लेकर आदेश दिया था और चुनाव आयोग 2017 के विधानसभा चुनाव से इसका इस्तेमाल कर रहा है। पत्र में वीवीपैट के सैंपल साइज को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि ईवीएम की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है। ऐसे में चुनाव आयोग ने किस आधार पर सैंपल साइज तय किए हैं यह सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं है। मौजूदा सैंपल साइज में किसी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होने पर उसका पता लगाना संभव नहीं है। साथ ही सैंपल साइज में त्रुटि या एक से अधिक ईवीएम में गड़बड़ी होने पर भी नियम स्पष्ट नहीं है। साथ ही 2017 और 2018 में हुए विभिन्न विधानसभा चुनाव में ईवीएम के वीवीपैट ऑडिट के विवरण आयोग की वेबसाइट पर नहीं है। पत्र में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में ईवीएम में खराबी या हेरफेर का वीवीपैट ऑडिट में पता लगा पाने पर संभव नहीं है। ऐसे में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर वीवीपैट के इस्तेमाल करने का कोई तुक नहीं बनता। पत्र में कहा गया है कि वीवीपैट ऑडिट की प्रक्रिया को मुकम्मल बनाने के लिए वीवीपैट पर्ची की मैनुअल तरीके से गिनती की जानी चाहिए। पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि सुधारों को लेकर बीते 9 महीने से चुनाव आयोग के साथ उनकी चर्चा चल रही है। इस संबंध में बीते साल दिसंबर को आयोग को पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर सैंपल साइज और नियमों को लेकर स्पष्टीकरण की भी मांग की थी। पत्र में कहा गया है कि इस दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आतंकी शाहनवाज व आकिब के बाद देवबंद से 2 और संदिग्ध हिरासत में, जांच एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। पकड़े गए दोनों युवक हैं बांग्लादेशी।
आतंकी शाहनवाज और आकिब के बाद अब ये यूपी के देवबंद से 2 और संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। फिलहाल प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि पकड़े गए दोनों युवक बांग्लादेशी हैं। दोनों यहां बगैर वीजा के रह रहे थे और अब देवबंद छोड़ने की फिराक में हैं। दोनों को रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया है। एसएसपी निदेश कुमार पी का कहना है कि संदेह के आधार पर दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और इनके दस्तावेज की जांच की जा रही है। बता दें कि गुरुवार की देर रात एटीएस टीम में मोहल्ला खानकाह स्थित एक निजी छात्रावास पर छापेमारी करते हुए मदरसा छात्र के रूप में रह रहे पाकिस्तानी के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकी शाहनवाज तेली व आकिब अहमद को गिरफ्तार किया था। देवबंद से संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद से पूरा जनपद हाई अलर्ट है और यहां रह रहे अन्य संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। अलर्ट के बाद यहां से 2 बांग्लादेशी फरार होने की फिराक में थे, जिन्हें रेलवे स्टेशन से ही हिरासत में ले लिया गया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपने नाम मामून रशीद उर्फ दुलाल पुत्र मरहूम अक्कास अली निवासी गांव सुनार थाना मुस्तगासा ढाका व शुएब हुसैन अम्मार पुत्र मरहूम फुल मियां गांव जमालपुर मेख जिला किशोरगंज बांग्लादेशी बताए हैं। कोतवाली प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों बांग्लादेशी अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे थे। दोनों ही युवकों के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही वीजा। खुफिया विभाग की सूचना के बांग्लादेशियों को देवबंद नगर के रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि 2 फरवरी को भी देवबंद पुलिस व खुफिया विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। और दोस्तों, आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस राज्य से हैं और किस शहर से हैं, ताकि दोस्तों हम आपके राज्य की, आपके शहर की हर न्यूज को आप तक पहुंचा सकें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भारत का सख्त रुख देख ढीले पड़े पाकिस्तान के पीएम। इमरान खान ने मोदी से लगाई शांति की गुहार, मांगा मौका। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से शांति का एक बार फिर से मौका मांगा और देने की अपील करते हुए यकीन दिलाया कि पुलवामा हमले को लेकर अगर पर्याप्त सबूत दिए जाते हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले वक्तव्य के जवाब में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सोमवार को शांति का एक मौका और देने की अपील करते हुए यह यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद की फिदायीन हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 44 जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान लगातार बैकफुट पर है। गौरतलब है कि श्री मोदी ने कहा था कि अगर वो इमरान खान पठान है तो अपनी बातों पर कायम रहे। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जुबान पर कायम है कि अगर भारत कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी देता है तो हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में स्थिरता को लेकर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री खान ने श्री मोदी से शांति का एक मौका देने की भी अपील की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पुलवामा हमले में घायल हुए जवानों को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। हमले के बाद से थे भर्ती। पुलवामा में हुए हमले के बाद जैश और पाकिस्तान पर देश का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, जिससे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने कार बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। इस घटना में जिस गाड़ी के इस्तेमाल से 40 जवानों की जान ली गई, उस कार मालिक ने भी अब आतंक का हाथ थाम लिया है। दूसरी तरफ कश्मीरी घाटी में लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है और वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वहीं इस घटना में घायल हुए जवानों का अस्पताल से इलाज चल रहा था, जिसके बाद अब इन जवानों को राहत मिल गई है और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलवामा में घायल हुए जवानों को अस्पताल से मिली राहत। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 जवानों की शहादत के साथ कई घायल भी हुए थे। वहीं अब इन सभी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब सब स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि पुलवामा घटना के बाद भी घाटी में आतंकी छिपे हैं जो लगातार हमले कर रहे हैं। मुठभेड़ में अब सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सेना ने जैश के 2 कमांडर को मार गिरा है। बताया जा रहा है कि पुलवामा का मास्टरमाइंड गाजी रशीद और कामरान एक हमले में ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और उन्होंने 40 जवानों की शहादत का बदला आखिरकार ले लिया है।
कश्मीर घाटी में पुलवामा हमले के बाद से जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वहीं अब इस घटना को लेकर अब घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। वहीं जहां राज्य में सेना व अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां तैनात की गेंद थी, वहीं अब एक बार फिर खबर आई है कि आगे अभी और आर्थिक फोर्स तैनात की जाएगी। इस मामले को लेकर राजभवन की ओर से कहा गया है कि राज्य में कैंडिडेट और वोटर्स के खिलाफ आतंकी घटना बढ़ने की संभावना है। इसी के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और आने वाले समय में और सुरक्षा बलों की तैनाती यहां की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आप किस राज्य और किस शहर से हैं, ताकि आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज आप तक हम पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।